हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम यहाँ पर सोसाइटी से संबंधित यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देख रहे हैं। उसी क्रम में हम रीजनलिज्म से संबंधित प्रश्नों को यहाँ कर रहे हैं, जिसका ये आज तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की विविधता के संदर्भ में क्या यह कहा जा सकता है कि प्रदेश राज्यों के बजाय सांस्कृतिक इकाइयों का निर्माण करते हैं? अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरणों के साथ कारण बताइए। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना है कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारत की विविधता के संदर्भ में जो विविध क्षेत्र है या फिर जो विविध प्रदेश है, वे राज्यों का निर्माण नहीं करते हैं। जो राजनीतिक सीमाओं से निर्मित किए गए हैं, वो इस प्रकार के राजनीतिक राज्यों का निर्माण नहीं करते। वे क्या करते हैं? सांस्कृतिक इकाइयों का निर्माण करते हैं। अब सांस्कृतिक इकाइयों का निर्माण कैसे? कोई क्षेत्र है वो किसी एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर जो वहाँ की संस्कृति है वो किसी एक राज्य के भीतर सीमित नहीं है, वो 2-3 राज्यों में एक समान है, जिसके कारण जो वो 2-3 राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? एक सांस्कृतिक यूनिट बनाते हैं। उसको हमें उदाहरणों के साथ बताना है कि किस प्रकार से जो सांस्कृतिक विविधता है वो राज्यों के राजनीतिक सीमाओं को लांघकर एक बृहद क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे एक सांस्कृतिक इकाई बोला जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि सांस्कृतिक इकाइयाँ उन लोगों के समूहों को संदर्भित करती है जो समान रीति रिवाजों, भाषाओं, त्योहारों, कला रूपों और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं को साझा करते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रश्न। अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम यहाँ इंट्रो में सबसे पहले बता सकते हैं कि जो भारत है वो सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, और जहाँ की संस्कृतियाँ राजनीतिक सीमाओं से ज्यादा कहीं भौगोलिक सीमाओं का निर्माण करती हैं, जो किसी एक राज्य के भीतर तक सीमित नहीं होती, एक बृहद सांस्कृतिक इकाई का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। मेन बॉडी में हम सबसे पहले बताएंगे कि जो भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं वे क्या है? एक सांस्कृतिक इकाई है, और वे राज्य की सीमाओं को लांघ कर एक बृहद क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और उसे हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से जो सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं वो राजनीतिक इकाइयों से बाहर चली जाती है। जैसे पहला पॉइंट है भाषाई और सांस्कृतिक संबंध। अब किस प्रकार से, जैसे उत्तर भारत के अंदर हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, तो वो कई राज्यों को जोड़ने का कार्य कर रही है, कई राज्यों की संस्कृति को एक समान बना रही है। जो भाषाई संस्कृति हो गई उसे एक बना रही है। तो जो हिंदी भाषा है वो क्या है? राजनीतिक सीमाओं से परे है। जैसे कि प्रश्न में कहा गया था कि भारत की विविधता के संदर्भ में प्रदेश राज्यों के बजाय सांस्कृतिक इकाइयों का निर्माण करते हैं, तो ये हिंदी भाषा है, ये किसी एक राजनीतिक सीमा का निर्माण नहीं करके एक उत्तर भारत के पूरे एक सांस्कृतिक इकाई का निर्माण करती है। उससे ही हमें यहाँ पर बताना था। अब यहाँ पर इस प्रकार से जो अलग अलग एस्पेक्ट है उसको लेकर यही सेम बात को वापस रिपीट करना है कि किस प्रकार से जो कोई संस्कृति हो गई, जैसे त्योहार हो गए, मेले हो गए, उत्सव हो गए, पहनावा हो गया, खान पान हो गया, वो किसी एक राजनीतिक सीमा के भीतर तक सीमित नहीं है, वो एक बृहद सांस्कृतिक इकाई का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा पॉइंट है त्योहार और परंपराएं। अब जो भारत के अंदर विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, तो ये त्योहार क्या है? ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत के अंदर बड़े ही जोर शोर से मनाए जाते हैं। तो वे त्योहार भारत की एक सांस्कृतिक इकाई का निर्माण करते हैं, न कि सिर्फ राजनीतिक सीमा तक सीमित रहते हैं। तीसरा पॉइंट है ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। अब भारत के अंदर क्या है? धार्मिक जुड़ाव अधिक है। भारत के अंदर विविध तीर्थ स्थल है, जैसे कि कुंभ हो गया, अजमेर दरगाह शरीफ हो गई। तो इस प्रकार से क्या है? विभिन्न धार्मिक स्थल है। तो इन धार्मिक स्थलों से क्या होते हैं? लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसे जो कुंभ का मेला है उसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं। तो यह यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जो भारत है वो एक सांस्कृतिक इकाई है, न कि सिर्फ राजनीतिक सीमाओं तक सीमित है। अब व्यंजन और पहनावा। अब जैसे दक्षिण भारत है उसके अंदर क्या है? एक प्रकार का व्यंजन है और एक प्रकार का जो पहनावा है, तो वो वहाँ पर क्या कर रहा है? राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर एक सांस्कृतिक इकाई का निर्माण कर रहा है, जो दक्षिण भारत के रूप में हम देखते हैं। उसी प्रकार जो नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, वहां पर भी क्या है? एक प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है। तो वहां पर वो क्या कर रही है? राज्य से परे जाकर एक सांस्कृतिक इकाई का निर्माण कर रही है, जिसे हम 7 बहनों के रूप में भी जानते हैं। लोकगीत और कला हो गई। भारत के अंदर क्या है? जो लोकगीत हो गई या फिर कलाएं हो गई, जैसे नृत्य हो गए, कथक, भरतनाट्यम, वे किसी एक राज्य तक सीमित न होकर उस राज्य की सीमा से बाहर जा रहे हैं और एक सांस्कृतिक इकाई का निर्माण कर रहे हैं। क्षेत्रीय मीडिया, मनोरंजन, जैसे जो बॉलीवुड हो गया, वह क्या कर रहा है? एक राज्य के भीतर सीमित नहीं है, वह भी भारत की एक सांस्कृतिक इकाई का निर्माण कर रही है। उसी प्रकार जो टॉलीवुड हो गया, तो वो दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह किसी एक राज्य तक सीमित नहीं, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वे जो सभी दक्षिण राज्य उसका प्रतिनिधित्व करती है।
उसी प्रकार जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हो गया, जैसे कि जो बिहार की छठ पूजा है वो दिल्ली और पंजाब में भी बड़े जोर शोर से मनाई जाती है। तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान भी क्या बता रहे हैं कि जो भारत के क्षेत्र है वे सिर्फ राजनीतिक सीमाओं तक नहीं है, वे सांस्कृतिक इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं। एक संस्कृति मिलकर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसको हमें यहाँ पर बताना था, जिसको हमने निम्न पॉइंट में देखा। अब हम आगे यह भी बता सकते हैं कि भारत में सिर्फ जो सांस्कृतिक इकाइयां हैं वो राज्यों की सीमाओं को लांघती भी नहीं है, वो राज्यों की सीमाओं के भीतर भी है, एक विविध क्षेत्र का निर्माण भी करती है। जैसे कि जो तमिलनाडु हो गया तो वहाँ पर तमिल लैंग्वेज होगी, तो वो स्पेसिफिक तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर ही है, तो वो वहाँ पर जो सांस्कृतिक विविधता है उसको राजनीतिक सीमा तक सीमित कर रही है। इस एस्पेक्ट को भी हम थोड़ा यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसी प्रकार जो पहनावा हो गया, अब विभिन्न क्षेत्रों का पहनावा उसी क्षेत्र विशेष तक सीमित होता है। जैसे जो पहाड़ी टोपी होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, ऐतिहासिक आधार है, अब किसी राज्य का कोई इतिहास है वो उसी राज्य तक सीमित है। जैसे जो मराठा इतिहास हो गया वो महाराष्ट्र तक सीमित है। तो जो इसका दूसरा एस्पेक्ट था उसको भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जो सांस्कृतिक इकाइयां है वह सिर्फ राज्यों के भीतर तक भी सीमित है, उसका जो सांस्कृतिक यूनिट है वो उस राज्य के भीतर ही समाहित है। जैसे जो त्योहार वगैरह हो गए, जैसे ओणम है वो केरल के अंदर ही मनाया जाता है, मतलब बाहर भी कई क्षेत्रों में मनाया जाता है बट इतने बड़े क्षेत्र पर नहीं है जितना कि केरल के अंदर मनाया जाता है, तो वह केरल राज्य के भीतर तक ही सीमित है। तो उस एस्पेक्ट को भी हम यहाँ पर दिखा सकते थे। अब हमने यहाँ पर जो प्रश्न के दोनों एस्पेक्ट है उसको देख लिया है, तो यही हमारी जो प्रश्न की मेन डिमांड थी। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो भारत है उसके अंदर सर्वत्र क्या है, लघु सांस्कृतिक क्षेत्र है। हर क्षेत्र की अलग अलग सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और वह कई राज्यों से बाहर भी निकल जाती है और कई राज्यों के भीतर तक सीमित हो जाती है। इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रवाद बढ़ती सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होता है? बहस कीजिए। यह प्रश्न 2020 में आया था। यह प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जो विभिन्न क्षेत्रों के भीतर सांस्कृतिक मुखरता बढ़ रही है, सांस्कृतिक मुखरता बढ़ने का तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों के भीतर अपनी भाषा के प्रति और अधिक लगाव बढ़ना, त्योहार के लिए और अधिक लगाव बढ़ना, अपने कल्चर के लिए और अधिक लगाव बढ़ना। तो ये जो सांस्कृतिक पक्ष हो गए उनके प्रति किसी व्यक्ति की अगर किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की मुखरता बढ़ती है तो वो आगे चलकर क्या करती है, क्षेत्रवाद को जन्म देती है। तो इस बात से आप सहमत हैं या नहीं, उससे हमें यहाँ पर बताना है। तो ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि अगर यदि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के मन में किसी भाषा के प्रति यदि लगाव बढ़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज के प्रति अगर लगाव बढ़ेगा, वहां पर तमिल लैंग्वेज को और अधिक प्रमोट करने की भावना लोगों के अंदर आएगी, तो सीधी सी बात है वो आगे चलकर क्षेत्रवादी भावना का भी निर्माण करेगी, क्योंकि वो लोगों को तमिल रीजन से जोड़ेगी और वहां के हितों के संरक्षण के लिए, वहां की संस्कृति के संरक्षण के लिए, वहां की भाषा के संरक्षण के लिए क्षेत्रवाद के रूप में सामने आएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बताना है कि जो सांस्कृतिक मुखरता है वह क्यों बढ़ रही है, उसके क्या कारण है, सांस्कृतिक मुखरता बढ़ने से क्या सुनिश्चित होगा, और फिर सांस्कृतिक मुखरता बढ़ने से किस प्रकार से क्षेत्रवाद को वो जन्म देती है, क्षेत्रवाद को बढ़ाती है, उससे बताना है। तो इस प्रश्न के दो भाग हो गए। पहले हमें सांस्कृतिक मुखरता बढ़ने का कारण बताना है, कारण बताने के बाद हम बता पाएंगे निम्न कारणों से वह क्षेत्रवाद को आगे जन्म देती है। हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इंट्रो में जो क्षेत्रवाद की परिभाषा के साथ शुरुआत कर सकते हैं कि क्षेत्रवाद से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या समूह का क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव, और वह लगाव किसी सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्ष के कारण हो सकता है। तो इस प्रकार क्षेत्रवाद की परिभाषा के साथ हम अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। मेन बॉडी में हम सबसे पहले बताएंगे कि जो लोगों का किसी सांस्कृतिक पक्ष जैसे भाषा, त्योहार, संस्कृति के प्रति बढ़ता लगाव उस क्षेत्र के प्रति लोगों के जुड़ाव को बढ़ाएगा, और क्षेत्र के प्रति लोगों का जुड़ाव ही क्या है, क्षेत्रवाद है। तो ये सीधी सी बात है, आगे किसको प्रमोट करेगा, क्षेत्रवाद को प्रमोट करेगा। अब पहला भाग था कि सांस्कृतिक पक्षों के प्रति मुखरता बढ़ क्यों रही है, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए लोगों के मन में सांस्कृतिक मुखरता क्यों आएगी, क्योंकि वे अपने कल्चर को संरक्षित करना चाहते हैं, वे उसको और अधिक प्रमोट करके वहां पर उसके जो फैलाव क्षेत्र है उसको भी बढ़ाना चाहते हैं, और जो उसका ह्रास हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं। इसलिए लोगों के मन में जो सांस्कृतिक मुखरता बढ़ रही है, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर क्या हो रहा है कि जो पाश्चात्य संस्कृति हो गई या फिर जो बाह्य संस्कृति हो गई, वह देश की जो ऐतिहासिक संस्कृति है या फिर जो हमारी यहाँ की स्थानीय संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचा रही है। तो उसको संरक्षित करने के लिए लोगों के मन में सांस्कृतिक मुखरता की भावना आती है, और वही सांस्कृतिक मुखरता आगे चलकर क्षेत्रवाद की भावना का जन्म देती है। जैसे कि पारंपरिक शिल्प आदि का पुनरुद्धार करने के लिए लोगों के मन में उस संस्कृति के प्रति मुखरता आती है। दूसरा पॉइंट है
कि सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपनी संस्कृति को पहचान दिलाना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वे लोग क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए और मुखरता के साथ उसका उपयोग करते हैं, जिसके कारण वह संस्कृति लाइमलाइट में आ पाती है और उसको वह पहचान प्राप्त हो पाती है। जैसे कि जो तुलु भाषा का क्षेत्र कर्नाटक में हो गया, वह तुलु लैंग्वेज को लेकर हमेशा ये मांग करता रहता है कि इसे एक राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि वे अपनी जो पहचान है 5 द्रविड़ भाषा के रूप में वह सुनिश्चित कर सके। और सांस्कृतिक मुखरता सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए आती है। जिस प्रकार से जो आर्य समाज था उसके अंदर जो धार्मिक पुनर्जागरण की बात की गई थी, वह इसीलिए की गई थी क्योंकि उसमें सांस्कृतिक मुखरता का जन्म हुआ था। वो अपनी संस्कृति को संरक्षित करना चाहता था, जो अपनी ऐतिहासिक संस्कृति थी उसको वापस लाना चाहता था। जैसे उसने वेदों की ओर लौटो जैसे नारे भी दिए थे, तो वह भी सांस्कृतिक मुखरता का एक कारण है। और दो संस्कृतियों के बीच यदि संघर्ष होता है तो वह सांस्कृतिक मुखरता के रूप में सामने आता है। जैसे अभी भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के बीच संघर्ष है, तो वह लोगों को भारतीय संस्कृति से वापस जुड़ने के लिए मोटिवेट करता है। इसी के प्रभाव स्वरूप लोग आज जो भारतीय त्योहार हो गए, भारतीय उत्सव हो गए, उन्हें बड़े जोर शोर से मना रहे हैं, ताकि वे सुनिश्चित कर पाए कि भारतीय संस्कृति है वह भी संरक्षित हो पाए और इसका भी जो महत्व है वो लोगों के सामने आ सके। और सांस्कृतिक मुखरता राजनीतिक लामबंदी को बढ़ाने के लिए सामने आती है, क्योंकि संस्कृति के आधार पर लोगों को जोड़ना बहुत ही आसान होता है। इसलिए सांस्कृतिक पक्षों पर जोर देकर, सांस्कृतिक पक्षों को बढ़ावा देकर लोगों के भीतर जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक समानता थी उसके आधार पर जोड़कर उन्हें राजनीतिक रूप से लामबंद किया जा सके, इसलिए भी सांस्कृतिक मुखरता है वो हमारे सामने आती है। जैसे कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया, वह सांस्कृतिक पक्षों के आधार पर राजनीतिक रूप से लोगों को संगठित करता है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है उसके आधार पर हम यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं कि जो सांस्कृतिक मुखरता है वो निम्न रूपों में सामने आती है। और इस प्रकार से जो सांस्कृतिक मुखरता बढ़ती है वो किस प्रकार से क्षेत्रवाद का जन्म देती है, उसे हम आगे के पॉइंट में देखेंगे, जो कि प्रश्न की मेन डिमांड थी। अब इतना तो अभी स्पष्ट हो गया है कि लोगों का सांस्कृतिक पक्षों के प्रति अगर लगाव बढ़ता है, जुड़ाव बढ़ता है, तो वह क्षेत्रवाद को जन्म देता है। और जैसे जैसे लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में अधिक मुखर और सक्रिय होते हैं, यानी कि उनकी जो सांस्कृतिक मुखरता है वो बढ़ती है, तो वह अधिक स्वायत्तता, मान्यता और यहाँ तक कि अलग राज्य की मांग के रूप में भी सामने आते हैं, जो कि क्षेत्रवाद का एक रूप है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि सांस्कृतिक मुखरता निम्न रूपों में क्षेत्रवाद के रूप में प्रकटित होती है। अब किसी धर्म विशेष के लिए जो सांस्कृतिक मुखरता आती है वह अलग धार्मिक राज्य की मांग कर सकती है या फिर अलग धार्मिक देश तक की मांग कर सकती है, तो वह वहाँ पर क्षेत्रवादी भावनाओं को बढ़ाकर क्षेत्रवाद को प्रमोट करके अलग स्वायत्तता की मांग कर सकती है। जैसे कि जो एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं खालिस्तान के रूप में अलग देश की मांग के रूप में सामने आ रही है। भाषाई संरक्षण के रूप में क्षेत्रवाद, जैसे कि राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने की मांग हो गई। ऐतिहासिक हस्ती का सम्मान, अब यदि किसी क्षेत्र के अंदर सांस्कृतिक मुखरता बढ़ रही है तो वह वहाँ पर जो ऐतिहासिक हस्तियां हैं उनका सम्मान करेगी और वहाँ पर ऐतिहासिक हस्तियों के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा और वह ऐतिहासिक हस्ती के सम्मान के रूप में क्षेत्रवाद का रूप ले लेगी। जैसे कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनको लेकर मराठा एकता, तो वह क्या है, वहाँ पर मराठाओं की क्षेत्रवादी भावनाओं को दिखा रहा है। चौथा पॉइंट है कि त्योहार की व्यापकता। अब सांस्कृतिक मुखरता बढ़ेगी तो क्या होगा, त्योहार की व्यापकता बढ़ेगी और किसी क्षेत्र विशेष का जो त्योहार है उसकी व्यापकता बढ़ेगी तो वह क्षेत्रवाद के रूप में सामने आएगा। जैसे कि जो दिल्ली, पंजाब में भी छठ पूजा का आयोजन होता है। पांचवा पॉइंट है कि यदि जनजाति और सांस्कृतिक अधिकारों को लेकर यदि सांस्कृतिक मुखरता बढ़ती है तो वह भी क्षेत्रवाद को आगे जन्म देती है। जैसे कि हाल ही में मणिपुर में कुकी और मैती संघर्ष है, वह जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष हो रहा है, तो उनके भीतर यदि सांस्कृतिक मुखरता बढ़ती है तो वह क्षेत्रवाद के इस रूप में सामने आती है। सिक्स्थ पॉइंट है कि सांस्कृतिक समानता। यदि एक क्षेत्र में कोई सांस्कृतिक समानता देखी जाती है तो वह सांस्कृतिक मुखरता का रूप लेती है, जिससे वो आगे जाके क्षेत्रवाद का जन्म देती है। जैसे कि जो नागालैंड राज्य है उसके आसपास के जो राज्य हो गए, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, उन राज्यों के अंदर भी नागा जनजातियां हैं, तो वहाँ पर नागालैंड राज्य एक अलग बृहत नागालैंड की मांग करता है, जिससे नागालिंग बोला जाता है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक बृहत राज्य की मांग की जाती है, जिसमें नागा जनजाति का वर्चस्व हो। तो सांस्कृतिक समानता के आधार पर भी क्षेत्रवाद का रूप सामने आता है। ऐतिहासिक पहचान को लेकर भी क्षेत्रवाद जन्म ले सकता है। अब ऐतिहासिक पहचान को लेकर यदि सांस्कृतिक मुखरता बढ़ती है तो वह क्षेत्रवाद का रूप ले सकती है। जैसे कि जो गोरखालैंड की मांग हो गई, वह वहाँ पर जो दार्जिलिंग क्षेत्र है जिसमें गोरखाओं का एक इतिहास रहा है, तो वह वहाँ पर ऐतिहासिक पहचान के आधार पर
एक अलग राज्य की मांग करते हैं तो वहाँ पर जो गोरखाओं के भीतर सांस्कृतिक मुखरता बढ़ रही है और वह एक अलग राज्य की मांग के रूप में क्षेत्रवाद को सामने ला रही है। अंतिम पॉइंट है सांस्कृतिक प्रतीक। अब किसी क्षेत्र के कोई सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको लेकर यदि सांस्कृतिक मुखरता बढ़ती है तो वह आगे चलकर किसको जन्म देती है? क्षेत्रवाद को जन्म देती है। किस प्रकार से? जैसे जो कर्नाटक राज्य है वह एक अलग ध्वज की मांग करता है, वह सांस्कृतिक प्रतीक क्या है? कर्नाटक के भीतर क्या है? एक क्षेत्रवादी भावना का रूप है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो सांस्कृतिक मुखरता बढ़ती है उससे क्या होता है? क्षेत्रवाद का जन्म होता है। और क्षेत्रवाद के विविध रूप हमने यहाँ पर देखे कि क्षेत्रवाद किस रूप में सामने आ सकता है। आगे हम संक्षेप में बता सकते हैं कि क्षेत्रवाद का सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक मुखरता के कारण ही नहीं है, उसके अन्य रूपों के कारण भी हो सकता है, जैसे राजनीतिक आंदोलन के कारण, आर्थिक असमानता के कारण या उपेक्षा या हाशिए पर चले जाने के कारण। इनको भी हम थोड़ा संक्षेप में बता सकते हैं। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं जो क्षेत्रवाद के विभिन्न रूपों के रूप में प्रकटित होते हैं। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। इसी प्रश्न के साथ हमारे क्षेत्रवाद से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आ रखे हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप ये पीडी फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।